अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ काफ़ी दिन बाद आज लेक्चर अपलोड किया है। इनफैक्ट जो था कुछ नए स्टूडेंट्स ने ऐड होना था क्लास में, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो कोई बात नहीं है गाइज़, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और इसके अलावा जो है इस वीडियो को लाइक करें और इसका लिंक आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें। करते करते आप कोई नहीं है वैसे तो, लेकिन चलें मेरा तो कहना फ़र्ज़ बनता है ना। तो गाइज़ वैसे भी अब ये तो जो लेक्चर डेली बेसिस पे आते ही रहेंगे। तो इनफैक्ट अगर आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद भी आप समझते हैं कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो यूट्यूब ऑडियंस के नाम से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक मैंने दिया हुआ, उस पर क्लिक करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और डेली लेक्चर के बाद क्लास में उसका लिंक आ जाता है। और इसके अलावा भी क्लास स्टार्ट करने के लिए भी उसमें लिंक आ जाता है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डेफिनेटली आप लोग जो हैं उसके लिए भी मैंने नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया हुआ है। सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, उस पर मैसेजेस करिएगा, कॉल या व्हाट्सएप कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिज़ी होता हूँ, अटेंड नहीं कर पाता। तो गाइज़ क्लास जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7:40 टू 8:20 जो होता है क्लास का टाइम होता है। यू मस्ट बी देयर इन द क्लास। अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं, क्लास की फ़ी भी है। तो एनीवे मेरे तो यही है कि स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर लें। रेगुलरिटी उस क्लास में शर्त है। डिस्टर्बिंग स्टूडेंट को अलाउ नहीं करेंगे। और जो है जो पे नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आप वैसे क्लास ले सकते हैं, लेकिन आपने ख़ुद ही जस्टिफाई करना है ईमानदारी से कि आप लोग जो है वो अगर पे कर सकते हैं तो ज़रूर करें। दूसरे लोगों का हक नहीं मारना कि पे कर भी सकते हैं तो फिर भी डिज़र्विंग बने हुए हैं। तो बाकी गाइज ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सभी के लिंक शेयर कर दिए हुए हैं। उसमें स्पेशली चौधरी सुरखाब अहमद वाली जो आईडी है उस पर आप ज़रूर क्लिक करें और उस पर आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। मुझे वहाँ पर फॉलोअर्स की ज़रूरत है भी। तो चलें हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 का। तो जी गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 7 है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इनफैक्ट ये इस चैप्टर का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है गाइस। इनफैक्ट इससे आगे आपने जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है उसमें ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी दफ़ा आएगी। इनफैक्ट आपने जितने भी एलिमेंट्स पढ़ने हैं, जितने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, वो सारे के सारे जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन उनकी बेस है। तो इस टॉपिक को समझना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। ये इससे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जितनी पढ़ेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ने आपकी जान नहीं छोड़नी। मैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अब नहीं बोलूँगा, मैं सिंपली हाइब्रिडाइजेशन ही बोलूँगा। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक तो आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एमसीक्यूज जो आते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, उनमें से कई एमसीक्यूज होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होते हैं, तो आपको वो अच्छे तरीके से करने हैं। इसके अलावा आगे जाके एमडी कैट और ई कैट में भी जिसको हाइब्रिडाइजेशन आती है उसके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस करना जो होता है वो मतलब इजी होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इन सब की बेस है। तो चलें हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो गाइस ये देखें, हाइब्रिड बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन है ये वर्ड निकला है हाइब्रिड से। हाइब्रिड के मतलब काफ़ी मतलब बनते हैं। नंबर 1 ड्यूअल कैरेक्टर, नंबर 2 मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर 3 हाइब्रिड एनिमल्स, मतलब ये इनकी एग्जांपल्स है। हाइब्रिड एनिमल्स भी होते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स भी होते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स भी बेसिकली हाइब्रिड होता है, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर आ जाएं या दो से ज़्यादा चीज़ों की खूबियाँ मिल के आ जाएं, हम उनको हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड एनिमल्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं म्यूल की। जो खच्चर होता है वो मतलब आप कह लें गधे और घोड़ी के जो ब्रीडिंग से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें दोनों स्पीशीज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो दैट इज़ एन हाइब्रिड एनिमल, दैट इज़ अ हाइब्रिड एनिमल। हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं। हाइब्रिड प्लांट्स में भी आजकल मतलब उसकी कटिंग वगैरह की जा रही है,
तो हाइब्रिड प्लांट्स मतलब समटाइम्स देखें डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं जो हमारे यहाँ नॉर्मल नहीं होते। लाइक बनानास जो हैं वो मतलब बहुत बड़े बड़े बनानास आते हैं, तो वो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन से ही प्रोड्यूस किए होते हैं, क्रॉस करवाया गया होता है। इसी तरह से अगर आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी है तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। सेकेंड ईयर में अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स उन्होंने भी पढ़ना है। उसमें देखें उसने क्रॉस करवाया था मटर के दानों का, तो उसने राउंड एंड येलो लिए थे एंड रिंकल्ड और ग्रीन लिए थे, लेकिन उसने जब उनका क्रॉस करवाया तो कुछ नई वैरायटीज भी आई, तो जो नई वैरायटीज थी वो हाइब्रिड थी। अच्छा जी, तो ये हाइब्रिड प्लांट्स की एग्जांपल है। मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स भी होते हैं। मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स में आप लाइक एग्जांपल ले लें, पेंट के डब्बे हैं आपके पास, तो ये तो जनरल बातें मैं बता रहा हूँ, इसके नोट्स मैं बाद में आपसे शेयर कर दूंगा, आपने याद क्या करना है। मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इनफैक्ट जब हम क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं तो तब भी हम पहले इन्हीं चीज़ों का मतलब समझाते हैं ताकि आपको ये हाइब्रिडाइजेशन की अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस तरह गाइस जो है मैं आपको बता रहा था कि जो पेंट के डब्बे होते हैं, पेंट के डब्बे लाइक आपके पास एक रेड पेंट है और 3 वाइट पेंट्स हैं। आप क्या करते हैं, उनको एक बड़े बर्तन में डाल के चारों डब्बों को आप मिक्स कर देते हैं तो पिंक कलर बन जाता है। मिक्सिंग से पहले चारों का कलर जो था वो मुख्तलिफ था, मिक्सिंग के बाद जो था सबका पिंक कलर हो गया है। ये ऐसे कर लें, एक येलो कलर का है आपके पास, एक वाइट कलर का है, एक आपके पास ऑलरेडी पिंक कलर का है और एक रेड कलर का है। चारों को मिक्स कर दें। देखें मिक्स करने से पहले उनके शेप और कलर डिफरेंट थे, लेकिन मिक्सिंग के बाद उनका शेप एंड कलर सेम हो गया, पिंक कलर के बन जाते हैं। तो आप सारे डब्बों में, चारों डब्बों में डाल देते हैं तो सबका कलर एक जैसा हो जाता है। तो हमने उनको मिक्स कर दिया तो वो हाइब्रिड बन गया सारे पेंट्स का। इसी तरह से हम खुद हाइब्रिड हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम हाइब्रिड होते हैं अपने पेरेंट्स का। हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं मदर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर जो होते हैं फादर के होते हैं, तो हम इनफैक्ट उन दोनों के डीएनए का हाइब्रिड होते हैं। तो गाइज इससे आगे चलते हैं जी। आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको समझ आ गया। इससे आगे भी एक एग्जांपल दी है मैंने, डिफरेंट फ्रूट्स कन्वर्टेड टू मिल्क शेक। लाइक आपके पास बनानास हैं, आपके पास एप्पल्स हैं, आपके पास डेट्स हैं। आप इन तीनों का देखें, तीनों के एनर्जी वैल्यूज डिफरेंट हैं, तीनों की शेप्स डिफरेंट हैं। आप क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा मिल्क डाल के मिल्क शेक बनाते हैं, तो आफ्टर दैट मिल्क शेक तो बिल्कुल एक जैसा ही हो जाता है। तो उसके अंदर सारे फ्रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जितने जितने हमने उसमें ऐड किए होते हैं। तो वो जो मिल्क शेक बनता है इनफैक्ट सारे फ्रूट्स का हाइब्रिड होता है। हम इससे आगे चलते हैं, तो आगे फिर एक एटम के अंदर भी इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। अब एक बात याद रखें गाइस, जब भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि किसी एक शेल के अंदर पड़े हुए ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। सबसे बड़ा यूनिट शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। यह आपको थोड़ा आगे चल के मैं बताता हूं इसके बारे में भी। तो गाइस जब किसी एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का, या सिंपली हम नाम दे देते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का। तो अब गाइस अब इसमें यह है कि इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने में देखें कि अच्छा, डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मिक्स होते हैं एक ही ऑर्बिटल के, एक ही शेल के ऑर्बिटल्स। दूसरा शेल है तो दूसरे शेल के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, तीसरा शेल है तो तीसरे शेल के आपस में। कुछ केसेस में दूसरे शेल के ऑर्बिटल तीसरे के साथ भी मिक्स हो जाते हैं, वो तब होता है जब डी सब शेल आता है। तो इनफैक्ट आपके सिलेबस में डी सब शेल है ही नहीं, इसलिए हम यही कहते हैं कि एक ही शेल के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। देखें द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स, चलें जी ये आपके सामने आ गई जनाब डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की। Here we go, it's the definition for atomic orbital hybridization। चलें जी डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं the process in which orbitals with slightly different in shapes, मतलब ये है कि
गाइज एक सेकेंड, जस्ट यू हैव टू वेट। जी गाइज, तो अब देखें यहाँ पर जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो एक सेकेंड यहाँ पर देखें, तो गाइज अब यहाँ पर देखें, अब ये यहाँ पर आ जाती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है, तो गाइज अब देखें यहाँ पर हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन जो है, द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स विद स्लाइटली डिफरेंट इन शेप एंड एनर्जी, जिनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, एनर्जी भी थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे से, आर मिक्स टुगेदर, उनको मिक्स करते हैं टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको सिंपली हम अब आगे हाइब्रिडाइजेशन ही बोलेंगे, हम इतना लंबा चौड़ा नाम इसका नहीं बोलेंगे, ये हमें मच्छर जाएगा। अच्छा, तो गाइस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम ऐसे ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है, एंड आफ्टर देयर मिक्सिंग उनकी शेप एंड एनर्जी एक जैसी हो जाती है। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन या एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। गाइस ये बड़ी सिंपल बात है। देखें, हम जितने ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, इनफैक्ट इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली, हम जितने ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं उतने ही नए बनते हैं। अगर हम 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं तो 4 नए बनते हैं। अगर हम 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं तो 3 नए बनेंगे, और अगर हम 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे तो 2 नए बनते हैं। और गाइस इसमें दूसरी शर्त क्या है कि मिक्सिंग से पहले उनकी शेप एंड एनर्जी डिफरेंट होती है, मिक्सिंग के बाद उनकी शेप एंड एनर्जी एक जैसी हो जाती है, बिल्कुल एक दूसरे के जुड़वा बहन भाई होते हैं। तो गाइस ये 2 कंडीशंस आपने याद रखनी है, इनको लेकर एमसीक्यू भी बन जाता है। मतलब मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम रहते हैं, लेकिन मिक्सिंग से पहले शेप एंड एनर्जी डिफरेंट होती है और मिक्सिंग के बाद शेप एंड एनर्जी सेम हो जाती है। अच्छा गाइस, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं अब इसकी एग्जांपल की तरफ। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, व्हेन ns orbital is mixed with p orbital, it may produce specific number of sp3, sp2 और sp hybrid orbitals depending upon the extent of mixing of orbitals। तो देखें, अब एक s और 3 p orbitals मिक्स हुए हैं, मतलब px, py एंड pz। तो उनके मिक्स होने से अगर एक s और 3 p मिल गए हैं तो एक s और 3 p मिल गए हैं, तो ऐसी सूरत में बनेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। लेकिन अगर एक s और 2 p मिक्स हुए हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो दैट विल बी कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इनफैक्ट होता क्या है कि जब किसी भी एटम के पास कोई दूसरा एटम रिएक्शन करने के लिए आता है तो उसके ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसने कितने बॉन्ड बनाने, उस हिसाब से फिर ये मिक्सिंग होती है। लेकिन ये ऐसे समझ नहीं आएगी, थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो समझ आएगी। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा आगे चलते तो हाँ, ये एक डायग्राम है, ये आपको थोड़ा क्लियर विजन देगी इसके बारे में। अच्छा गाइस, यहाँ देखें कंपैरिजन ऑफ sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले कार्बन में देखें, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक, 2py में एक और 2pz में एक। तो गाइस यहाँ पर पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से हो सकती है कि अगर एक 2s जो है, ये सेकंड शेल है ना इसका, तो 2s जो है ये 2px, 2py, 2pz के साथ मिक्स हो जाता है। तो अब देखें यहाँ पर इनफैक्ट एक s ऑर्बिटल है जो बेसिकली 1, 2 एंड 3 p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स हो गया। अब इसके मिक्स होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं वो आप देख लें, नए ऑर्बिटल्स जो बने हैं वो यहाँ हैं, यहाँ नहीं, थोड़ा सा और आगे आ जाएं, यहाँ इस जगह पे। तो देखें अब इनफैक्ट हमने इनका नाम चेंज कर दिया, पहले 2s था, 2px, 2py, 2pz था, लेकिन अब देखें ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 है, ये तीसरा sp3 है और ये चौथा sp3 है। ये मैंने सेपरेट लिख दिया, ये कोई पुरानी डायग्राम मेरे पास पड़ी हुई थी, ये इसके साथ ही जोड़ सकते हैं आप। अच्छा, ये तो हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इससे आगे चलते हैं,
तो यहाँ पर देखें अगर ऐसा हो कि ये एक s इन दो p के साथ मिक्स हो जाए, मतलब 2px के साथ 2py और 2pz के साथ मिक्स हो जाए, तो गाइज ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट जो एक वेट यहाँ पर प्रेजेंट ये जो 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है, ये मिक्स नहीं होता। तो इसके मिक्स ना होने की वजह से टोटल 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। तो देखें 3 ही नए बनेंगे यहाँ पे, यहाँ पर 3 ही नए बनेंगे। एक sp2 ये वाला, मैं आपको शो करता हूँ, एक sp2 ये वाला, दूसरा sp2 ये वाला, तीसरा sp2 ये वाला। अब sp2 ये sp2 नहीं होगा, इनफैक्ट ये spz होगा। तीसरा sp2 जो है वो, लेट मी ओपन द एडिटर फर्स्ट। अच्छा, तो इसमें देखें इनफैक्ट एक sp2 ये होगा, दूसरा sp2 ये होगा, तीसरा sp2 ये होगा। और ये जो 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड था, ये पहले भी सेपरेट था, अब यहाँ पर भी ये सेपरेट ही रह जाएगा, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। ये जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे उसमें मैं ज़रा डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो गाइज उसमें भी ऐसा ही होता है। इनफैक्ट होता क्या है कि ये 2s ये 2px के साथ मिक्स हो जाता है, और ऐसे में हमारे पास जो दो ये ऑर्बिटल्स होती हैं अनहाइब्रिड रह जाते हैं। 2py वाला एक ये वाला, और दूसरा 2pz वाला ये वाला। ये दो ऑर्बिटल्स हमारे पास अनहाइब्रिड रह जाते हैं। अब इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का रोल क्या होता है ये तो अभी समझ में नहीं आएगा, ये तो हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, ये दूसरा sp बन गया। आप इन दोनों को एक ही साथ जोड़ के लिख सकते हैं। उसके बाद ये अनहाइब्रिड को चाहे आप ऐसे सेपरेट कर दें, ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो अब देखें इन दोनों का नाम चेंज हो गया, जो मिक्स हुए हैं इनका sp हो गया, लेकिन जो मिक्स नहीं हुए 2py वाला 2py है और 2pz वाला 2pz ही रहेगा। तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक समरी है, लेकिन हम इससे और आगे चलते ताकि हम इसको एक अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ पर देखें जब हाइब्रिडाइजेशन होती है गाइस तो ऑर्बिटल्स की शेप बदल जाती है। यहाँ पर देखें ये अनहाइब्रिडाइज, ये किसी भी एटम का p सब शेल है। अब इसके अंदर एक 2px है, एक 2py है, एक 2pz है। ये आप sp पे ना जाएं, ये इनफैक्ट इसके में आप कंसीडर करें कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो गाइस ये देखें, चलें हाइब्रिड भी बता देता हूँ। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो देखें sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो ये इनफैक्ट इसके दो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑरेंज कलर के हैं। ये एक sp राइट साइड पे आ रहा है, एक sp लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो इसकी एक ही लोब होती है। तो ये बहुत स्लो होती है। तो इसमें ये है कि तो गाइस यहाँ पर देखें, अब इसके अंदर ये हुआ है कि ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ना, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की दो लोब्स होती हैं। एक देखिए ये ब्लू कलर की ऊपर है, एक ये नीचे, ये एक ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है। इसी तरह से ये जो रेड वाला है ये भी अनहाइब्रिड है और ये भी एक ऑर्बिटल है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, उसकी दो लोब्स होती हैं, आधी न्यूक्लियस की एक तरफ आधी दूसरी तरफ, जैसा कि ये रेड और ये ब्लू है। लेकिन गाइस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी एक लोब होती है। अब ये जो ऑरेंज कलर के हैं ये दो नहीं है, बेसिकली ये एक है, ये सॉरी एक ऑर्बिटल नहीं, ये दो हैं, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी दो लोब्स होती हैं, जबकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी एक लोब खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है मैं इससे आगे आपको एक वीडियो शो करवाता हूँ, उससे ये बात क्लियर होगी। थोड़ा ये भी देख लें। ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ग्रीन कलर का, ये जो राइट साइड पे मैंने डायग्राम शो की हुई है। तो इस डायग्राम के अंदर देखें, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये डायग्राम के अंदर देखें, इसके अंदर ये जो एक ग्रीन कलर का ऑर्बिटल है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल उसकी देखें एक ही लोब दिखाई जा रही है, लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है उसकी बेसिकली दो ऑर्बिटल, दो लोब्स होती हैं। इसको नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कहते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, और इसको हम फ्री ऑर्बिटल का नाम भी देते हैं। तो इसकी देखें ये दो लोब्स हैं। अभी आप इस डायग्राम की तरफ ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि इसकी आपको अभी समझ कोई नहीं आनी होनी, इसको छोड़ें आप। अच्छा जी, तो मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने ये काटी नहीं है इसमें से। तो गाइस
सिंपल बात, जो नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी 2 लोब्स होती हैं और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी 1 लोब होती है। आपको ये समझ आएगी, इससे आगे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो शो करूंगा, उसमें समझ आएगी। पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख लें, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिकली जो है, लेट मी चेक, मुझे चेक कर लेने दें वीडियो का ऑर्डर कहाँ आगे पीछे हो गया, शायद मैंने यहाँ एक। अच्छा गाइस, अब ये देखें, अब इस बात को सपोर्ट करती हुई मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। लुक एट दिस वीडियो। ये वीडियो में देखें, सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने हाइब्रिड और अनहाइब्रिड का डिफरेंस दिखाना है। तो यहां पर देखें, लेट मी प्ले दिस वीडियो। वेट, हद तो हो गई है भाई। लेट मी प्ले दिस वीडियो। अब यहां पर देखें गाइस, यहां पर ना ये बेसिकली अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे तो खैर स्फेरिकल ही होता है, उसको तो छोड़ें। ये है 2px, ये इनफैक्ट 2px है, ये 2px, यहां पर दिस वन इज 2py एंड दिस वन इज 2pz। अब ये देखें 3 ऑर्बिटल्स हैं। इन तीनों ऑर्बिटल्स को देखें तो इनकी 2-2 लोब्स हैं, इसकी भी और इसकी भी, तीनों की 2-2 लोब्स हैं। एक देखें, ये इस तरफ को और ये एक तरफ को, इसको हम 2px बोलेंगे क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है मौजूद, इसको 2py बोलेंगे क्योंकि ये y एक्सिस पे है, इसको 2pz बोलेंगे क्योंकि ये z एक्सिस पे है। तो देखें, मिक्सिंग से पहले इनकी जो है मतलब 2-2 लोब्स हैं। अब जब मिक्स होके हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, हम फिर देखते हैं कि फिर इनकी क्या क्या शेप्स बनती हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। ये देखें, ये देखें, जैसे ही ये मिक्स हुए हैं, मिक्स होने के बाद इनकी एक एक लोब खत्म होती जा रही है। फिर जरा गौर से देखें, ये मिक्स हुए, ये देखें मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता देखें इनकी लोब खत्म हो रही हैं। ये देखें, ये एक एक लोब खत्म हो गई। ये देखें, ये इनकी शेप भी उसी हिसाब से चेंज कर लेते हैं। और ये शेप क्यों चेंज करते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये क्या प्रॉब्लम है, ये आपने पढ़ा हुआ है उसके अंदर फर्स्ट ईयर में। वो हेल इज दिस यार, गुस्सा आना शुरू हो गया। ऐसे देख लें आप, तो यहां पर देखें, ये आपने वेस्पर में पढ़ा हुआ है, जो वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ी थी ना फर्स्ट ईयर में, उसमें कि जब ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं तो 109.5 डिग्री के एंगल पे आते हैं। तो यहां पर देख लें, इस हिसाब से देखें तो इनकी जो शेप्स हैं वो यहां पर जो हैं चेंज हो जाती है। ये देखें, एक सेकंड, कंप्यूटर सो गया बेचारा। क्या हो गया इसे, वेट करें, मेरा कंप्यूटर बेचारा नींद में है। अच्छा तो गाइस देखें ज़रा, इस वीडियो को देखें आप। अब इस वीडियो के अंदर इनफैक्ट होता क्या है कि यहाँ पर ये देखें ऑर्बिटल्स। अब ये देखें, मिक्सिंग के बाद इनकी एक लोब गायब होना शुरू हो जाएगी, एक एक लोब रह जाएगी। ये देखें, और ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाते हैं ड्यू टू वेस्पर थ्योरी, रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए। तो ये इनफैक्ट हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान डिफरेंस है। देखिए, आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल देखे 2-2 लोब्स थी, लेकिन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की 2-2 लोब्स थी। अब जो हाइब्रिड है उनकी एक एक रहेगी, एक ये वाली, एक ये ऊपर है, एक ये इस तरफ आ गई ऑरेंज कलर की, और ये एक बैक साइड पे चली गई। तो गाइस, होपफुली दैट वीडियो वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। अब इसे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बेसिकली 3 टाइप्स है। तो पहली टाइप हम पढ़ लेते हैं, दैट इज बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसके नाम से इसकी डेफिनेशन सामने आ जाती है
डेफिनेशन बड़ी सिंपल है जी, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसको हम sp3 हिब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हम इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे कि द प्रोसेस इन विच 1s and 3 p orbitals px, py and pz are mixed together to produce a set of 4 equivalent energy होता है जिनकी एनर्जी एक जैसी हो। sp3 hybrid orbitals is called sp3 hybridization। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी एक ऑर्बिटल, एक एटम, एक ऑर्बिट में मौजूद या एक शेल के अंदर मौजूद एक s और 3 p ऑर्बिटल यानी कि px, py एंड pz मिक्स हो जाएं, तो ये टोटल 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक s वाला और एक px, एक py और एक pz। ये 4 ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इनके मिक्स होने से 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो मैंने यहाँ लिख दिया। ये देखिए, सेट ऑफ 4 इक्विवेलेंट एनर्जी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तो मिक्सिंग से पहले इनके नाम भी डिफरेंट थे, इनकी शेप भी डिफरेंट थी, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट थी, लेकिन मिक्सिंग के बाद इनके नाम भी एक जैसे हो जाते हैं, चारों को हम sp3 ही बोलेंगे और इनकी एनर्जी और शेप भी एक जैसी हो जाती है, जैसा कि अभी मैंने एक डायग्राम में आपको दिखाया था। अब जरा देखें, इससे आगे चलते हैं तो इनफैक्ट हम sp3 हिब्रिडाइजेशन देखते हैं कि sp3 हिब्रिडाइजेशन बेसिकली कार्बन से हमें सबसे पहले समझ में आएगी, कार्बन से आसान भी है इसको समझना। तो हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कार्बन की वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेसिकली कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है जी 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2px में 1, 2py और 2pz खाली रह जाता है। ये होती है इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर कोई भी एटम जो होता है बेसिकली रिएक्शन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसकी ग्राउंड स्टेट में ये रिएक्शन नहीं कर रहा। अब एक और बात यहाँ पर है कि कोई भी एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट में या किसी भी स्टेट में अगर हम उसकी वैलेंसी फाइंड करना चाह रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं 2px और 2py में, तो इसकी जो वैलेंसी है वो भी 2 होगी। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मतलब ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी की जगह पर वो ऑक्सीडेशन स्टेट का वर्ड भी यूज कर सकता है। तो गाइस फिर क्या होता है, इस कार्बन एटम के पास जब दूसरे कार्बन एटम्स आते हैं या हाइड्रोजन आती है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स में और दूसरी कार्बन या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्जन क्रिएट होती है। और जब रिपल्जन क्रिएट होती है तो इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s से खाली 2pz में चले जाते हैं यहाँ। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसकी जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसको हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वो यहाँ नीचे मैंने शो की है, तो उसमें देख लें। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इलेक्ट्रॉन 2s से ही क्यों जंप करता है, 1s से क्यों जंप नहीं करता। तो गाइज उसका रीजन बड़ा सिंपल है, 1s पहले शेल में है, 2s दूसरे शेल में है, तो 1s जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसमें इतनी एनर्जी होती नहीं है, जिसकी वजह से 2s से ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है। और एनर्जी का मैंने बताया आपको कहाँ से आती है इसको जंप करने के लिए। इनफैक्ट जब दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होती है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी से उठ के भाग जाते हैं हाई एनर्जी में। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा, 2s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2pxy में पहले ही एक था और 2pz जो खाली था उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये बन जाती है इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्साइटेड स्टेट सिंपली इसका मतलब है हाई एनर्जी स्टेट। तो गाइज यहाँ पर देखें, अब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो गया है, तो अब इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनती है वो बनती है 4। तो याद रखें कार्बन की ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 2 होती है, जबकि एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जाती है। हम इसे अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें होनी है बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी कैसे। तो ये बात क्वाइट सिंपल है कि यहाँ पर एक कार्बन जो होता है वो एक 2s को उठाएगा, 2px 2py 2pz इनको समझ लें एक डब्बे में डालेगा और अच्छी तरह से मिक्स कर देगा ब्रर करके, जैसे जम्मू रसा देते हैं ना हम, जम्मुओं के अंदर नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो जनाब यहाँ पर भी ये मिक्स हो जाते हैं, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला,
तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। ये मैंने कैजुअली अलहदा लिख दिया, इसको भी आप साथ जोड़ के लिख सकते हैं, चारों को एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं या चारों को अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं, ये गलती नहीं होगी। तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। मिक्सिंग से पहले ये 2s था, ये 2px था, ये 2py, 2pz था। मिक्सिंग से पहले इनकी शेप एंड एनर्जी डिफरेंट थी, लेकिन मिक्सिंग के बाद इनकी शेप एंड एनर्जी सेम हो गई। 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, 4 ही नए ऑर्बिटल हमारे पास बन जाते हैं। तो गाइस ये sp3 हिब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जरिए, तो आप ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखेंगे, नंबर 1 ग्राउंड स्टेट वाली, नंबर 2 एक्साइटेड स्टेट वाली, नंबर 3 पे आप इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और एक बात याद रखें, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होती है वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है एक्साइटेड स्टेट में भी होती है, जबकि ग्राउंड स्टेट की डिफरेंट होती है। अच्छा गाइस, हम इससे आगे चलते हैं, तो एक छोटी सी ये भी वीडियो है जो हाइब्रिडाइजेशन को समझने में थोड़ा हेल्प आउट करेगी आपको, तो वो भी देख लें। ये तो फिर पहले वाली आ गई, ये तो मैंने दिखा दिया आपको। चलें इसे आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4। अच्छा जी, मीथेन की फॉर्मेशन जो है तो देख लें, इसमें सेंट्रल एलिमेंट जो है बेसिकली कार्बन है। सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, तो कार्बन जो है अच्छा गाइज, एक और इससे पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, इसको हम ना अब रिप्लेस कर देते हैं किसी और वीडियो के साथ। ठीक है, इसको रिप्लेस करता हूं, मैं आपको एक और जरा अच्छी वीडियो दिखाता हूं, मेरे पास पड़ी हुई थी, मुझे याद आ गया। इंट्रोडक्शन था, हाँ ये, लुक एट दिस वीडियो, ये देखते हैं, ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। अब हम sp3 हिब्रिडाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और कार्बन की sp3 हिब्रिडाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी देख लें। वेट, हियर वी गो। Why was hybridization? इसमें मैं नहीं बोलूंगा, आप देखते जाएं जरा। Why was hybridization theory developed? Why is this theory so important? And how does it allow the chemist to envision a molecule in 3 dimensions? In this chapter, we will explore some of the reasons why hybridization theory was developed. A student's ability to take a 2-dimensional molecule. ये देखें, हमें हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली 2 डायमेंशनल से निकाल के 3D में लेके आती है। तो अगर हम बोर्ड पे ड्रॉ करें तो मीथेन ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन इन फैक्ट ये 3 डायमेंशनल होती है, और ये बात हमें हाइब्रिडाइजेशन ने समझाई थी। Off the blackboard during lecture and fold it into 3 dimensions. ये देखें, इसके अंदर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बन गई। अब जरा थोड़ा इससे आगे चलें, तो कार्बन के चूंकि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, इस वजह से हम कार्बन को ही बेस बनाते हैं। The basic principles discussed for the carbon atom can also be applied to other elements, which are explored in later sections. या उसने बताया कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हम कार्बन को ही सेलेक्ट करते हैं, वो भी उसके वर्सटाइल होने की वजह से, उसके कंपाउंड्स की वैरायटी होने की वजह से। A carbon atom has 6 electrons in the following configuration: 1s2, 2s2, 2p2. The relative energy electron configuration diagram is another way to visualize. यहाँ पर देखें, ये है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2, जिसमें 2px, 2py, 2pz में आ जाता है। ये देखें, ये 1s, ये लो एनर्जी पे है, ये साइड पे एनर्जी शो कर दी गई है। ये 1s लो एनर्जी पे होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s लो एनर्जी पे होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2px, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz खाली है। अब इसको एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में जाना आसान है, जबकि 1s से इलेक्ट्रॉन का जंप करके 2pz में जाना मुश्किल है। तो देखते हैं जी। Where the electrons are located. Each arrow in this diagram represents one of the individual electrons of carbon. However, only the valence or outermost electrons are responsible for bond making and bond breaking. Thus, we can ignore the inert noble core electrons, which we can represent here as the helium element. This abbreviated electron configuration quickly allows one to ascertain that there. अच्छा गाइस, एक चीज देखें, उसने यहाँ पर ना हीलियम लिख दिया। हीलियम क्यों लिखा है? कि हीलियम जो होता है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन उनकी जगह पे हीलियम लिख दिया है, बाकी के जो 4 हैं वो उसने ऑर्बिटल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। मतलब यहाँ तक कन्फिग्रेशन बिल्कुल हीलियम की कन्फिग्रेशन के जैसी है। अब देखें, there are 4 valence electrons.
It would appear that there are only two unpaired valence electrons capable of forming covalent bonds, one in the 2px and one in the 2py orbital. गैस यहाँ पर उसने बताया है कि इस स्टेट में ये ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट में बेसिकली कार्बन के दो बॉन्ड ही बन सकते हैं क्योंकि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं, जबकि एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो वो देखें। However, it is well known that carbon forms a total of 4 covalent bonds to attain full valency. Thus, all 4 देखें यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि इनफैक्ट इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, तो ये 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा वो देखें। valence electrons must be involved in bonding. Hybridization theory was developed in order to better explain the 4 observed bonds of carbon. In addition, the hybrid model best explains overall molecular geometry of carbon. In other words, bond इनफैक्ट उसने यहाँ पर यही बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s से 2pz में चला जाता है। तो हम इससे आगे चलते हैं। bond angles in 3 dimensions can be predicted. हाँ, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, हम इससे आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है जी। अब मीथेन की फॉर्मेशन कैसे बनेगी? इसका सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है। हम कार्बन की तरफ चलते हैं। कार्बन की बात करें तो अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, ये पहले गाइस आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये देखें पहले 1s2 है, 2s2 है, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में कोई भी नहीं है। होता क्या है कि यहाँ से इसको एनर्जी मिलती है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और वो 2s से जंप करके 2pz में चला जाता है और ऐसे में इसकी एक्साइटेड स्टेट आ जाती है। तो एक्साइटेड स्टेट में 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2px, 2py, 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है सबके अंदर। तो अब क्या होगा, ये एक 2s और ये सारे मिक्सअप हो जाते हैं आपस में, और मिक्सअप होने के बाद होता गया कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाती है। sp2 का 2s का नाम चेंज करके हम sp3 रख देते हैं, 2px का नाम चेंज करके हम sp3 रख देते हैं, 2py का नाम चेंज करके हम sp3 रख देते हैं और 2pz का नाम चेंज करके हम sp3 रख देते हैं। तो ये हो जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इनफैक्ट इससे आगे हमने बनानी होती है ऑर्बिटल डायग्राम। होता गया है कि इन CH4 मॉलिक्यूल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक सेकेंड मैं एडिटर ओपन कर लूँ, यहाँ पर देखें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के प्रेजेंट होते हैं उसके सेंटर न्यूक्लियस के गिर्द और 4 कोनों में चले जाते हैं जिस तरह एक टेट्राहेड्रॉन बनती है। और इसमें फिर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके वो एक एक सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा। तो इनमें बेसिकली जो कार्बन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, ये देखें, और जो हाइड्रोजन आगे साथ मिलती है वो s ऑर्बिटल होता है। तो sp3 s ऑर्बिटल से 4 साइडों पे 4 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो बन जाते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगी तो मैं डायग्राम के जरिए दिखाता हूँ। तो देखें ज़रा ऑर्बिटल डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो 4 ऑर्बिटल्स इसके हैं कौन कौन से जी, मैं आपको शो करता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 जो हैं बेसिकली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनकी देखें चारों की एक एक लोब खत्म हो चुकी, छोटी हो चुकी है। हम समटाइम्स उसको मेंशन भी नहीं करते, ये वाइट कलर की यहाँ नज़र आ रही है और इन चारों का ये चारों sp3 हैं। तो इसको यहाँ पर देखें, ये क्या हुआ, यहाँ पर sp3 s ओवर हाइड्रोजन बेसिकली s है तो ये sp3 s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसी तरह से इस जगह पर देखें तो इस जगह पर भी sp3 s ओवरलैप से सिग्मा बन गया। इस ऑर्बिटल को देखें तो यहाँ पर भी देखें sp3 s ऑर्बिटल ओवरलैप से सिग्मा बन गया। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी sp3 s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इसके अंदर गाइस 4 sp3 s ओवरलैप से 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा हम इसकी तरफ। तो इसमें देखें इसकी बॉन्ड डायग्राम क्या होगा, ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं ये 4 जब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी तो ये 109.5 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से दूर जाएंगे और इनका जो है ज्योमेट्री बनेगा वो टेट्राहीड्रल बनेगा। A CH4 molecule thus shows tetrahedral geometry with a bond angle of 109.5 degrees. The tetrahedral structure of CH4 has 4 corners, इसके 4 कोने बनते हैं, 6 edges and 6 bond angles। अब ये कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको आगे चल के शो करवाता हूँ। तो ये देखें
अब ये बेसिकली sp3s ओवरलैप एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसके साथ ये देखें ये बन गई इसके मतलब बॉन्ड डायग्राम। एंगल 109.45 डिग्री आप अपनी बुक वाले लिख दें, ये थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है, आप अपनी बुक को फॉलो करें। तो यहाँ पर देखें इसके अंदर इसके ये एक, 4 कोने पे 4 हाइड्रोजन आ गए, इसके 4 कॉर्नर्स आ गए। अच्छा जी, उसके बाद इसकी 6 साइड्स बनती हैं जो इन सारे कॉर्नर्स को मिलाती हैं। आप काउंट करें 6 ही बनेगी, ये जो डॉटेड लाइन से शो की गई हैं, 1 2 3 4 5 6 बनती हैं, मतलब 4 कोने वाली, और एक साइड जो है ये सेंटर में ऊपर से नीचे आ रही है, और एक ये वाली, तो ये 6 बनती हैं। तो इसी तरह से इसके जो एजेस और कॉर्नर्स भी आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। इसे ये एक डॉक्यूमेंट्री है गाइस, मैं ये प्ले करता हूँ, ये आप देखें। The possible hybrid combinations for a carbon atom are sp3, sp2, and sp, and are explained. ये 3 तरह की टाइप्स है जी हाइब्रिडाइजेशन की। तो वेट, Let's first start by examining. अब पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये चैप्टर 2 है जिस बुक से मैंने लिया, हमारा चैप्टर 6 है। Let us first start by examining the shapes of the atomic orbitals for carbon. यहाँ पर देखें, यहाँ से आपको समझ आएगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। 2s atomic orbital is a sphere, and the 3 2p atomic orbitals are shaped like dumbbells, oriented along the 3 axes 2px, 2py, and 2pz. यहाँ पे देखें गाइस, ये 2s जो होता है ये स्फेरिकल होता है, 2px, 2py, 2pz, इस तरह से इनकी शेप होती है। आगे देखिएगा क्या होता है। Think of these 4 atomic orbitals as 3-dimensional shapes, where you are most likely to find an electron 90% of the time. ये सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करेगा वो भी देख लें, वो भी आपको भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। Notice that the electrons have access to both lobes for the 2p orbitals. Starting from the abbreviated electron. अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे 2s से जंप करके खाली 2pz में जाता है। तो लेट्स हैव अ लुक। Configuration for carbon, one can imagine promoting an electron from the 2s atomic orbital to the unoccupied 2pz atomic orbital. Although we now have 4 unpaired electrons for bonding, we still can't explain the experimentally observed bond angles for a tetravalent carbon. Thus, when we mix the 2s atomic orbital with all 3 2p atomic orbitals, we create 4 new degenerate energy hybrid orbitals. अब यहाँ पर देखें, ये इनफैक्ट हाइब्रिडाइज हो गए। मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ, ये देखें, ये हाइब्रिडाइज हो गए। अब क्या हुआ कि जो 2s है वो 2s नहीं रह गया, और जो 2px है, 2py है, 2pz है, वो भी चेंज हो गए। देखें, ये 2s कन्वर्ट हो गया sp3 में, 2pzx कन्वर्ट हो गया sp3 में, 2py कन्वर्ट हो गया sp3 में, और 2pz कन्वर्ट हो गया sp3 में। तो ये बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ बन जाते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। The shape of the new sp3 hybrid orbital is best characterized as 1 part s and 3 parts p. As with all orbitals, think of these hybrid orbitals. अब देखें, सबकी शेप एक जैसी है। हाँ, डायरेक्शन मुख्तलिफ हो सकती है इन सब की, और वो डेफिनेटली मुख्तलिफ ही आएगी। 4 कॉर्नर्स पे आएंगे ना टेट्राहेड्रॉन बनाने के लिए, तो जिसकी वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। Orbitals as 3-dimensional shapes, where you can find the electron 90% of the time. ये सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। The hybridized carbon now possesses 4 unpaired valence electrons and is said to be an sp3 hybridized carbon. When we superimpose all 4 sp3, ये देखें, एक ही न्यूक्लियस के गिर्द जब ये सारे आ जाएंगे तो फिर देखें क्या सिमेट्री बनती है। hybrid orbitals onto the carbon atom, it becomes quite cumbersome and confusing. Thus, we simply show how the electrons in the hybrid orbitals are oriented in 3 dimensions. ये आप देखते जाएं जरा, मजा आएगा। The 4 new hybrid orbitals attempt to get as far apart from each other as possible. अब ये देखें, कार्बन के गिर्द ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये 4 बॉन्ड बनेंगे। हर कार्बन के एक कोने पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर होगा।
109.5 degrees. Think of this as the orbitals attempting to minimize repulsions between them. Thus, they are oriented towards the corners of a tetrahedron with all angles at 109.5 degrees. Your instructor will often draw the sp3 hybridized carbon on the blackboard as हम बोर्ड पे बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे. अब ये जो दो लाइंस ऊपर की तरफ और ये राइट साइड पे जा रही है, ये आपकी तरफ आ रही है, और ये जो डॉटेड लाइन और ये लाइन है, ये पीछे की तरफ जा रही है. shown. The two solid lines in this drawing are in the plane of the board. The wedge represents the electron coming out of the plane of the board, and the dashed line represents the electron going back behind the plane of the board. Each of the four sp3 अब ये देखते हैं कि इसके साथ जब हाइड्रोजन्स लगती फिर क्या होता है. hybrid orbitals contains one electron capable of forming a covalent bond. The sp3 hybridized carbon is now capable of forming 4 covalent बस कर bonds. जा, कितना सफर करना तूने. Here, X represents any atom with a valence electron capable of forming a covalent bond. ये X का मतलब है कोई भी एलिमेंट, लेकिन हाइड्रोजन अभी इससे नेक्स्ट दिखाएगा वो. Because the An example of a simple carbon compound with an sp3 hybridized carbon is methane, CH4. ये देखिए 4 हाइड्रोजन्स इसके साथ अटैच होगी और ये CH4 बन जाता है. तो अब CH4 से आगे देखते हैं. The ideal bond angles are all 109.5 degrees due to all 4 equal in size hydrogen atoms. Your instructor will often draw methane on the blackboard as shown. Wedge represents going back behind the see that each carbon has 4 single bonds. Thus, अब ये इथेन का स्ट्रक्चर है. इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये आप खुद देख लें जरा कि इथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है. both carbons are sp3 hybridized. Starting with 2 sp3 hybridized building blocks, we can start to construct the molecule in 3 dimensions by forming the CC sigma bond. Next, the 6 hydrogen sigma bonds are formed, which affords the final 3-dimensional structure for ethane. The 2-dimensional Lewis diagram for ethane implies that all 4 bond angles are 90 degrees. However, employing the basic principles of hybridization theory, we see that the bond angles are all nearly 109.5 degrees. Now that the molecular geometry for ethane in 3 dimensions has been determined, we can begin to examine, which allows us to explore simple conformational analysis. Conformations are different arrangements of atoms due to these rotations. When we place the electron density around each hydrogen atom, we see that the hydrogen atoms from adjacent carbons do not touch. To make this diagram easier to view, we will remove the electron density from 2 of the hydrogen atoms from the back carbon. Even though the hydrogen atoms from adjacent इसलिए ये एटम्स का एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे रहना बहुत ज़रूरी होता है वेस्पर थ्योरी के मुताबिक. तो गाइस दैट्स द वीडियो. आज हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं. आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ. मुझे रिकॉर्डिंग बंद कर लेने दें पहले.